डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गजब था उसका अंदाज, वो झूठ बोलता रहा और मैं सच मानता रहा। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, यानी झूठ के शिकंजे में आप ना फंसे, सच को समझ पाएं और झूठ से आपको बचाने के लिए हमने खास तैयारी की है। और ये तैयारी 2 दिन सच के साथ के रूप में आपके पास पहुंचती है। नाम आप जानते हैं, सच के साथ। चैनल आपका अपना है डीडी किसान, मैं आपका साथी घनश्याम उपाध्याय। तो ये बात तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको समझा दी, लेकिन आज किस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। वैसे जब हम पैसों की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, आमदनी की बात करते हैं, तो किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अब इनकम होना और उस इनकम का बढ़ जाना, चेहरा और खिलखिला उठता है। तो फिर आज नाबार्ड की उस रिपोर्ट का जिक्र करेंगे जो कहती है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो कहती है कि ग्रामीण परिवारों की जो मासिक आमदनी है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी भी छोटी मोटी नहीं है, 57.6%, 57.6%। अब ये बढ़ोतरी कैसे दर्ज की गई, सर्वे क्या कहता है, किस तरह के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और ये बढ़ोतरी वाकई हुई भी है या नहीं हुई है, और हुई है तो फिर उसका पैरामीटर क्या रहा, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। और आमदनी के साथ अगर बचत भी बढ़ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है, यानी आमदनी बढ़ी है, बचत बढ़ी है, लेकिन ऋण भी बढ़ा है। तो इस रिपोर्ट के सारे आयाम आज हम छूने की कोशिश करेंगे और समझने का यह प्रयास होगा कि नाबार्ड किस पैटर्न पे इस तरह का सर्वे कर रहा है और यह कितना शुभ संकेत है ग्रामीण परिवारों के लिए, उनकी आय के लिए। और जो सरकार स्कीम्स चला रही हैं, जो सरकार योजना चला रही है, क्या वो सही पैटर्न पे चल रही है जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। तो नाबार्ड की इस शानदार रिपोर्ट का आज विश्लेषण करेंगे। और मेरे साथ इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद आप जानते ही हैं, अति उत्तम पैनलिस्ट जुड़ते हैं, उत्कृष्ट पैनलिस्ट जुड़ते हैं, जो आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आज के विषय को आपके लिए जानना कितना जरूरी है। तो हमेशा की तरह यही कहना है, मेरे शो की रवायत है, एक रिपोर्ट से शुरुआत करते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत कर रहे हैं सच के साथ की। गांव में रहने वाले गृहस्थों की आमदनी लगातार बढ़ रही है, ये दावा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का। नाबार्ड के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले 5 साल में गांव में रहने वाले परिवारों की औसत मासिक आमदनी में 57.6% का इजाफा हुआ है। नाबार्ड के दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेश सर्वेक्षण 2021-22 में पाया गया कि गांव वालों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। इनकी औसत मासिक आमदनी साल 2016-17 में 8,059 रुपए थी। ये साल 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपए हो गई है। मतलब साफ है कि 5 साल में आय में 57.6% की बढ़ोतरी हुई है। नाबार्ड का कहना है कि 5 साल की अवधि के दौरान परिवारों की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी 9.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR का संकेत देती है। इस दौरान बचत में भी वृद्धि देखी गई है। साल 2021-22 में औसत घरेलू बचत 13,209 रुपए सालाना रही, जबकि 5 साल पहले ये 9,104 रुपए थी। साल 2021-22 में 66% परिवारों ने बचत की सूचना दी, जो 2016-17 में 50.6% थी। सर्वेक्षण में कहा गया, बचत के मामले में कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। संदर्भ अवधि के दौरान 71% कृषि परिवारों ने बचत की रिपोर्ट की है, जबकि 58% गैर कृषि परिवारों ने बचत की है। आंकड़ों की माने तो सर्वेक्षण में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। सरकारी या निजी क्षेत्र में वेतन भोगी रोजगार सभी परिवारों के लिए सबसे बड़े आय का स्रोत था, जो उनकी कुल आय का लगभग 37% था। कृषि परिवारों के लिए
खेती मुख्य आय स्रोत थी, जो उनकी मासिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा बनाती थी। इसके बाद सरकारी या निजी सेवाएं 1/4 हिस्सा देती थी। मजदूरी श्रम 16% और अन्य उद्यम 15% का योगदान करते थे। ग्रामीण परिवारों के बीमा कवरेज में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार ये दायरा 25.5% से बढ़कर 80% हो गया है। ग्रामीण किसानों के वित्तीय समावेशन विस्तार में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रभावी भूमिका रही। पेंशन कवरेज में भी सुधार हुआ और ये लगभग 19% से बढ़कर 23.5% हो गया। लेकिन इस दौरान बकाया ऋण का अनुपात भी बढ़ा और ये वर्ष 2016-17 के 47% से बढ़कर 2021-22 में 52% हो गया। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में नाबार्ड के इस सर्वेक्षण से जुड़ी तमाम बातों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानने का प्रयास होगा कि ग्रामीणों की आय बढ़ोतरी की रफ्तार को इसी तरह आगे भी कैसे कायम रखा जा सकता है। तो नाबार्ड की रिपोर्ट काफी सुखद लगती है और एक अच्छी शुरुआत की तरफ इशारा भी करती है। इसी रिपोर्ट को आज बेहद नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और रिपोर्ट से पहले जैसे मैंने कहा था कि मेरे साथ शानदार पैनलिस्ट जुड़ेंगे, तो परिचय में एक कराता हूं आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया, डेप्यूटी कमिश्नर क्रॉप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। डॉक्टर सुधीर, स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष कुमार जुड़ रहे हैं, जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, नाबार्ड से मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, और खासतौर मुंबई से आए, समय निकाला है, बहुत शुक्रिया आपका। और कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, बताएंगे कि किस तरीके से ये फायदा उनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। पीयूष पंत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अक्सर इनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं और आज इस शो का हिस्सा है। बताएंगे पीयूष जी भी कि किस तरीके से नाबार्ड की रिपोर्ट इशारा करती है। सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष, आप ही के पास आना चाहूंगा सर, विषय आपसे जुड़ा हुआ है। तो नाबार्ड की ये रिपोर्ट किस ओर इशारा करती है और एक्चुअल में ये रिपोर्ट कहती क्या है? जैसा कि सभी को विदित होगा कि नाबार्ड एक अग्रणी संस्था है जो कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए सभी तरह की सेवाओं को प्रदान करके किसानों के जिंदगी में लगातार स्तर को ऊपर करने की कोशिश करता रहता है। और इसी संदर्भ में हमने यह कोशिश किया है कि जब हमने 2015-16 में पहली बार वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया था, तो उसके 5-6 साल बीत जाने के बाद हमने दूसरा राउंड शुरू किया और इसमें हमने काफ़ी बड़ा सैंपल लिया था और लगभग 1 लाख किसान परिवारों से हमने ग्रामीण परिवारों से हमने बात की थी और पिछली बार हमने लगभग 40,000 ग्रामीण परिवारों से बात की थी। और यह बहुत खुशी की बात है कि ये पूरे सर्वेक्षण के दौरान हमें पूरे किसान परिवारों का या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी दिशा और दशा किस प्रकार बदल रही है समय के साथ, इसको जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि जैसा आपने अभी बताया कि इस पूरे सर्वेक्षण से हमने यह पाया है कि इसके परिणाम से बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं, चाहे वह आय के बारे में हो या चाहे वह कृषि परिवार के बचत के बारे में हो या और भी उनकी तरह तरह की जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर इंश्योरेंस है, पेंशन है। यह सर्वेक्षण के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी बात कि यह देश का पहला ऐसा सर्वेक्षण है जो न सिर्फ वित्तीय समावेशन के बारे में हमें दशा और दिशा बताता है, बल्कि यह ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की जीविका का विभिन्न साधन है, जीविका के विभिन्न साधनों की भी यह विश्लेषण करता है और हमें यह भी बताता है कि एक ग्रामीण परिवार किस किस विभिन्न स्रोतों से आय का सृजन करता है। और हमने पाया है कि लगभग कृषि परिवार जो हैं कम से कम 27% हिस्सा जो है उनका वह कृषि से प्राप्त होता है। लेकिन हमने यह देखा है कि समय के साथ कृषि का जो है स्रोत पूरे आय में उसका जो श्रेय है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो यह इंगित करता है कि हमारे पास और भी मतलब आय के अन्य साधन भी हमारे सामने किसानों के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, चाहे वह लेबर का हो या नौकरी पेशा हो या अन्य उद्यमों का है। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर में भी आपने देखा होगा किसान अब धीरे धीरे उनके परिवार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कृषि क्षेत्र से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो इनसे उनके आय में धीरे धीरे सृजन हो रहा है
और अब समय आ गया है कि किसान परिवार या गैर किसान परिवार भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं एक आय के स्रोत पे ना निर्भर करें, बल्कि कृषि जब भी है तो लाइव स्टॉक डेयरी से जरूर अपने आप को जोड़ें। वो हमने देखा है कि करीब 7% आय इस बार हमने पाया है कि वह 100 रुपये में अगर 7 रुपया कहा जाए तो वह हमें डेयरी के माध्यम से आया है किसान परिवारों का। तो इसीलिए इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्यम हैं, कई सारे किसान आपको पता होगा पूरे देश में। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जी, आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बताती है कि किसानों की दिशा और दशा बदली है। पहला ऐसा क्या हो रहा था जो अब हो गया सर? ये बदलाव कौन सा हुआ है, मुझे उस बदलाव को समझाइए। इस रिपोर्ट के आने से पहले जब आपने पहले सर्वे किया होगा तो कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी खामियां, किस तरह की प्रॉब्लम्स किसान फेस कर रहे थे जो इतनी सुखद हो गई सर इस रिपोर्ट में? क्या हुआ ऐसा? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5-6 सालों में सरकार की, नाबार्ड की और बैंकों की विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशंस हुए हैं, खास करके जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो कि पहले कम था पेनिट्रेशन, अभी लगभग 44 से ज्यादा प्रतिशत लोग किसान कार्ड का उपयोग करके ऋण ले रहे हैं और ऋण का उपयोग करके वह अपने आय को धीरे धीरे सृजन करने में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन मतलब कृषक उत्पादन संगठन का एक नया पहलू लिया गया है सरकार की ओर से, और नाबार्ड करीब कम से कम 7,000 से ज्यादा कृषक उत्पादन संगठन बनाया है। इस बारे में मैं श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि देश में लगभग 86% किसान ऐसे हैं जो स्मॉल और एवं मार्जिनल है, मतलब जिसका जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो वो सभी किसान जब एक साथ आते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाती है, चाहे वह इनपुट के खरीदने के मामले में हो या उनका जो आउटपुट है उसको वो जब बेचते हैं बाजार में ले जाकर के एक साथ, तो उनका प्राइस रियलाइजेशन जो है, मूल्य में जो वर्धन होता है, संवर्धन होता है, तो इसके कारण उनके ये बदलाव है जो धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधीर भी। डॉक्टर सुधीर, जैसे डॉक्टर आशुतोष कह रहे हैं कि देखिए एक वास्ट चेंज आया है इन पीछे सालों में, सर इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? सरकार का विजन, उनकी योजनाएं, और जिस तरीके से सरकार के हर केंद्र में नजर आते हैं किसान और ग्रामीण परिवार, क्या ये उसी का इंपैक्ट है सर? निश्चित ही यह सरकार का विजन है और जो योजनाएं चल रही हैं जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम जन मानधन योजना और पीएम सिंचाई योजना, पीएम मत्स्य पालन योजना और ये जो पीएम आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है, पीएम सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना, और इसके अलावा जो कई योजनाएं हैं जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना और इसके अलावा दीनदयाल कौशल विकास योजना, इन सब योजनाओं का निश्चित ही परिणाम अच्छा निकला है जिससे कि आय बढ़ी है और इससे किसानों की आय निश्चित ही बढ़ी है। और आगे भी जैसे कि अभी वर्तमान में भी जो उसके बाद जब से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद भी काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च हुआ है, स्मार्ट फार्मिंग पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, अब सैटेलाइट से बीमा का सर्वे वगैरह हो रहा है, पीएम फसल योजना वगैरह का, तो उसके बाद और भी आय निश्चित ही बड़ी होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आप कह रहे हैं कि ये तो 2022 तक की तस्वीर है जो नाबार्ड दिखा रहा है, लेकिन अब जो काउंट होगा 23-24 अगले 5 साल में वो और ज्यादा खूबसूरत तस्वीर होगी। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर ये अभी नए पहलू जोड़े गए हैं और इसके कारण निश्चित ही आगे बढ़ेगी। ठीक है कुलदीप जी, बात किसानों की है, ग्रामीण परिवारों की है, तो आपकी से बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको क्या लगता है जो कहा जा रहा है 57.6 औसतन मासिक आमदनी का बढ़ना, कैसे देखते हैं आप? सर मैं इसको इस तरह से देखता हूं जी कि मैं प्रतिशत में तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मैं एक जैविक किसान हूं और 15 वर्ष से मैं जैविक खेती कर रहा हूं। अच्छा, मैं अपने अनुसार ये बता पाऊंगा आपको कि किसान की आमदनी बढ़ी है। मेरी आमदनी पहले की निस्बत अब मेरी दुगनी है। तो जब मेरी दुगनी है तो मैं मानता हूं कि किसानों की आय दुगनी हुई है। अच्छा, दुगनी नहीं तो कुछ प्रतिशत तो जरूर बढ़ी है कि मैं जैविक खेती कर रहा हूं, मेरी जो आमदनी है मैंने खर्चा कम किया है और बिक्री के रेट अच्छे मिल रहे हैं और मैं खुद साथ में लग करके लेबर के या खुद मेहनत करके मैं काम कर रहा हूं। इसमें आमदनी तब बढ़ेगी जब किसान साथ में लग करके खुद काम करेगा। और जीरो बजट जो हम कहते हैं ना, जीरो बजट का मतलब ये है कि मैं खर्चे कम करूं और आमदनी तब बढ़ पाएगी। खर्चे कम का मतलब है मैं रसायन का प्रयोग कम करूं। घर में जैविक खेती में जैसे हम कर रहे हैं तो उसमें गायें जरूरी है और गायें
या पशुपालन बहुत जरूरी है, और पशुपालन अगर साथ में है तो उससे जैसे किसान की आय बढ़ने का एक और रास्ता है कि मेरा गोबर, मेरा गौमूत्र, मेरा दूध, दही, छाछ, मक्खन, ये अलग से खेती के साथ साथ ये अलग से आमदनी बढ़ रही है। तो मेरा मानना है कि मैं गोबर गौमूत्र से अपनी खाद तैयार करता हूं, रसायन ना ला करके, वहां मैंने बचत की, मैंने जो अच्छी पैदावार की, गुणवत्ता की, मैंने वो रेट अच्छे मिले। और मैं उस गांव से संबंध रखता हूं जहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज उसी गांव में तब समय था कि हमने पूर्ति करनी है, भरपाई करनी है, पेट भरना है। आज गुणवत्ता की आवश्यकता है, गुणवत्ता हम तैयार करें और उसके अच्छे रेट मिलेंगे। कुलदीप जी, जितनी बातें आपने बताई इसमें नया क्या है? ये तो सब कुछ पहले से ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें पहले भी जब थी तो ये आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही थी? और अब वही सारी चीजें हैं और उसको किसान इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आमदनी बढ़ रही है। क्या ये सोच जो सरकार की है वो असर डाल रही है? सर, सरकार की सोच भी असर डाल रही है। कुछ किसान सरकार की सोच के अनुसार काम भी कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि पहले भी थी, पहले जो 65-66 से जो हमारी इस पीढ़ी में 65-66 के बाद में जो यूरिया डीएपी का प्रयोग हुआ है, तो जो हमारी पशुओं की कमी होगी, पशु रखना कम कर दिया। अच्छा। गोबर की खाद का प्रयोग नहीं कर रहे, रसायन हमने खरीदना शुरू कर दिया, कीट रोधक कीटनाशक हमने खरीदना शुरू कर दिया। तो जो सारा सब कुछ हम घर से करते थे वो सारा हमने बाजार से कर दिया। जब बाजार से करेंगे तो उधर जो हमारा घर से था वो खत्म हो गया, बाजार से खरीदना पड़ गया, तो हमारा उधर खर्चा गया। दूसरी बात, और किसान जब खुद साथ में लग करके मेहनत करता है तो उसकी, हम मान लिया आज के समय की हम मान के चलें कि 500 रुपए कम से कम मजदूरी, तो 15,000 रुपए तो मैंने ये निकाल लिए खुद साथ में काम करके। और फिर मेरी फसल से जो आमदनी हो रही है उस फसल का मैं लाभ ले रहा हूं। तो ये पहले आप जो कह रहे हैं, पहले वही 60 साल पहले की बात है। 60 साल पहले हमारे एक मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी और उनका कहना था कि मेरे पिताजी वो गुजरात के थे और उनका कहना था हम 5 भाई थे, मेरे पिताजियों ने हमारी सबकी शादी की। अच्छा। सभी की एजुकेशन हमने हमारी कराई और हम सफल थे। आज हमने घाटे का सौदा मान लिया, जबकि कृषि जो है वो उन्नत, अच्छे फायदे का, लाभ का सौदा था। ठीक है, पीयूष जी भी मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीयूष जी, ग्रामीण परिवार की औसतन आय का बढ़ना और दूसरी तरफ जैसे अभी डॉक्टर आशुतोष भी कह रहे थे कि ऋण भी बढ़ा, उस ऋण को सदुपयोग किया गया आय बढ़ोतरी के लिए। सर, ऋण का बढ़ना और आमदनी का बढ़ना, क्या इनको हम जोड़ सकते हैं? और किसी भी शख्स के लिए ऋण का बढ़ना क्या शुभ संकेत हो सकता है? देखिए घनश्याम जी, नाबार्ड की जो रिपोर्ट एक अच्छी खबर तो दे रही है कि आमदनी बढ़ी है। हाँ। लेकिन ये रिपोर्ट की डिटेल मैंने अभी पढ़ी नहीं उसको, लेकिन जो उसका जो निचोड़ या जो बातें कही गई हैं कि आमदनी बढ़ी है, तो उसके आधार पे उसमें 2-3 चीज़ें ये भी दिखाई दे रही हैं कि देखिए आमदनी बढ़ी है तो बहुत ज़्यादा आमदनी उस 57% है, लेकिन आज के हिसाब से आप देखिए जो महंगाई है वो भी बहुत बड़ी है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं एक पत्रकार के नज़रिए से ये चीज़ें कह रहा हूँ। और दूसरी बात है, वही रिपोर्ट साथ साथ कह रही है कि उनकी सेविंग्स तो बढ़ी है लेकिन उनके एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। हाँ। ये बात भी कह रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो निश्चित रूप से जो कमाई जो हुई उसका बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती अगर आप वो एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं पहले से ज़्यादा। दूसरी बात, कर्ज की बात भी वो कर रहे हैं कि रिपोर्ट कर रही है कि कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उनकी ज़रूरतें पूरी हो नहीं पा रही हैं। जो आमदनी उनकी बढ़ी भी है लेकिन उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कर्ज उनको लेना पड़ रहा है, या फिर वो अपने प्रोडक्शन के लिए, कृषि के लिए कर्ज ले रहे हैं क्योंकि आमदनी इतनी नहीं है, उससे जो है उनकी कृषि की आमदनी इतनी नहीं है कि वो उसको री इन्वेस्ट कर सके अपनी खेती में। लेकिन सेविंग का भी सर एक सवाल और इसमें है, देखिए घनश्याम जी, कि ये भी रिपोर्ट आई है कि जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इनपुट्स के दाम, और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से, ये भी एक आम बात अगर आप रूरल लाइफ को देखा जाए तो वहाँ पे लोगों के लिए, अब इसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उन्होंने फूड पे एक्सपेंडिचर लोगों का कम हुआ है, नॉन फूड एक्सपेंडिचर बढ़ा है।
तो ये एक तरफ इशारा करता है कि वो मतलब ये अभी इसमें साफ नहीं कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर किन चीज़ों पे बढ़ा है। ये रिपोर्ट मैंने चूंकि डिटेल में पढ़ी नहीं है, इसलिए पता नहीं, ये तो जो अधिकारी आए हुए हैं वहाँ के नाबार्ड के वो बता सकते हैं कि क्या रिपोर्ट ने ये देखा है कि वो कौन से आइटम्स है, कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिसपे जो है कि उनके खर्चे ज़्यादा बढ़े हैं और फूड आइटम्स की भी उन्होंने कटौती करी है। ठीक है, लेकिन सर 2016-17 में जो बचत थी वो 9,104 थी और 21-22 का जो डेटा आया वो 13,209 का है। सर ये फर्क आपको नहीं उत्साहित करने वाला दिखाई देता? 9,000 से 13,000 की बचत, पीयूष सर। जी 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 जी। तो ये बचत जो हो रही है इसमें तो देख पा रहे हैं हम कि इनहेंसमेंट हुआ है सर? नहीं, 9,000 उनकी थी पहले। हाँ, 9,104 रुपए उनकी बचत हुआ करती थी। हाँ। जो बचत का दायरा बढ़ के अब 13,209 पे हो गया है। हाँ, निश्चित रूप से 13,000 बचत भी बढ़ी है सर। नहीं, बचत हुई है। 4,000 की बचत आप मोटा मोटी देखें तो। हाँ। लेकिन वहीं आप देखिए एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, लगभग 11,000 का उन्होंने दिखाया है कि वो एक्सपेंडिचर उनका हो रहा है, जो कि पहले कम हुआ करता था। तो एक्सपेंडिचर, तो आप कह रहे हैं रफ्तार कम है, इसे और ज्यादा होना चाहिए था, इसे मैं ऐसे समझू सर? हाँ, नहीं देखिए सेविंग की रफ्तार कितनी, अगर आप देखिए प्रोपोर्शनेट वे में आमदनी जितनी हो रही है, सेविंग उसका क्या है और एक्सपेंडिचर पे उनको कितना करना पड़ रहा है और कर्ज कितना उनको लेना पड़ रहा है, तो कर्ज का जो है कि उसको जो है ब्याज भी तो उनको देना पड़ रहा होगा। तो ये तमाम चीजें मिला के टोटल क्या उनकी सेविंग हो पा रही है या उनकी सिर्फ हम अगर आमदनी के उसमें देखेंगे और बाकी अगर हम कैटेगरीज को नहीं देखेंगे तो टोटल जो उनके हालात हैं उसमें क्वालिटेटिवली कितना फर्क आया, हम शायद उसको एसेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। मेरा सिर्फ ये कहना है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, उसको एसेस कर पाएंगे आज इसी शो में। एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो सवाल पहले पड़ाव में उठे उनका जवाब तो ढूंढेंगे ही, आगे की तस्वीर भी उकेरने की कोशिश करेंगे। रहेगा मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाथ, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं नाबार्ड के सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने। डॉक्टर आशुतोष, आप ही के पास पहले आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले जो सवाल उठे उनका जवाब भी दीजिए और सर ये समझाइए विश्लेषण के जरिए कि ये रिपोर्ट बता रही है भाई ये फायदे का सौदा है, किसी तरह का शक शुबा अगर मन में आ रहा है तो प्लीज उसे दूर करिए। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट ये दर्शाता है कि समय के साथ बचत के मामले में भी परिवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जी। ऐसा पाया गया था कि पिछले सर्वेक्षण में लगभग 50.6% परिवार ऐसे थे जिन्होंने बचत किया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि लगभग 65.6 मतलब 65.6% परिवार ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी रूप में बचत किया है, सरकारी संस्थाओं या ऐसा कह सकते हैं कि संस्थागत यूनिटों के माध्यम से। और इसके अलावा यह भी देखा गया है कि जो बचत था, प्रति परिवार जो बचत था पिछले सर्वेक्षण के मुकाबले इस सर्वेक्षण में लगभग 45% बढ़ा है। और न सिर्फ बचत हुआ है बल्कि यह भी देखा गया है कि बचत के अलावा उस बचत का उपयोग करके किसान परिवारों ने या ग्रामीण परिवारों ने उसको निवेश भी किया है। और आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम कृषि क्षेत्र में या गैर कृषि क्षेत्र में भी जब निवेश करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है और लगातार मल्टीप्लायर इफेक्ट के माध्यम से किसानों या दूसरे परिवारों का इनकम बढ़ता है। और ऐसा पाया गया कि वृद्धि लगभग घरेलू अगर हम निवेश की बात करें तो
तो निवेश में ऐसा पाया गया कि लगभग 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि प्रति परिवार लगभग 5700 रुपये प्रति परिवार बचत क्या था। कह रहे हैं आप, 100%? जी, अच्छा। 5775 हुआ था, जो कि इस बार बढ़ करके 12,904 रुपये हो गए हैं प्रति परिवार निवेश। अच्छा। तो चूंकि निवेश बढ़ा है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि जब निवेश हम बढ़ाते हैं तो उसका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है और आय में लगातार बढ़ोतरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनेक परिवारों ने अपने बचत के माध्यम से और कृषि ऋणों का उपयोग करके अपने को एक नए तरह से प्रस्तुत किया निवेश करके, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी आय में लगातार वृद्धि हुई है। और जहां तक सवाल है, और भी कई तरह के पैमाने हैं, भविष्य में इसकी संभावना और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे जैसे साथी प्रवक्ता ने कहा था कि अभी डिजिटल माध्यम से या हमारे जैसे जैसे ट्रैक्टर का उपयोग बढ़ रहा है या और भी मशीनीकरण हो रही है, तो उसके कारण और भी ज्यादा पैदावार या उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो कुल खपत में से खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी है वो 51% थी, जो घट के अब 47% हो गई, और ये स्विच हो गई दूसरे खर्चों में, यानी जो दूसरी आवश्यकता के खर्चे थे वहां शिफ्ट हो गई। सर, ये जो 51 से घट के 47 हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या था और एग्जैक्ट क्या कमी आई है सर? इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे जैसे परिवारों की आय में वृद्धि होती है, उनका कंजम्पशन धीरे धीरे वैसे पदार्थों की तरफ जाता है जो कि कृषि के प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। उदाहरण के तौर पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कृषि उत्पाद को डायरेक्ट खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं टोमेटो प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, तो उसको हमने इससे बाहर रखा है। इसीलिए ये कहना है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, उनका आय बढ़ रहा है, तो हमारा प्रोसेस्ड फूड का और प्रोटीन का कहती है सर दूसरे खर्चों पे 51 से 47% कम हुआ, और देखा गया वो जो टर्न हुआ वो दूसरे खर्चों पे हुआ। तो वो दूसरे खर्चे क्या थे, मैं ये समझना चाह रहा हूं। ये रिपोर्ट थोड़ा सा स्पष्ट हो पाएगी क्या? जी, इस बारे में ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बढ़ती है, तो उस परिवारों का खर्च जो है शिक्षा पे, या यूं कहें कि इंटरटेनमेंट पे, घूमने फिरने पे, या फिर उनका खर्च जो है मेडिकल एक्सपेंसेस पे, जी लाइफस्टाइल में, जी लाइफस्टाइल में टीवी खरीदना और दूसरी तरह की चीजें, कंज्यूमर गुड्स जो है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, तो उससे जीवन स्तर बढ़ता है। तो निश्चित रूप से वह पैसा जो पहले वो खाने पर लगाते थे, उस पैसे को वो अपने जीवन स्तर को और आगे और ऊंचा करने में लगा रहे हैं। इसी कारण हमारा शेयर जो है नॉन फूड प्रोडक्ट पे बढ़ा है। ठीक है, लेकिन कुलदीप जी, अगर खाद्य पदार्थों में खर्च किए जाने वाला पैसा कम हो जाएगा तो ये किसानों के लिए बेहतर संकेत है क्या सर? क्योंकि ये पूरी खेती किसानी तो डिपेंड इसी पे ही है कि खाद्य पदार्थ ज्यादा से ज्यादा मिले। आप क्या कहते हैं कुलदीप जी? खाद्य पदार्थ में पैसा खर्च करने से मतलब आपने क्या कहा? खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी कम हो गई और वो खर्चा अब दूसरी चीजों पे होने लगा, अपने को ग्रूम करने पे, घूमने फिरने में, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में, लेकिन खाद्य पदार्थों पे, खाने पीने की चीजों पे वो रेशो कम हो गया है। ये रिपोर्ट कहती है। वो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना जी, हाँ जी, देखो खाद्य पदार्थ पे खर्चा कम नहीं कर सकता। अच्छा। खाना, हाँ, इंसान ने खाना जरूर पड़ेगा। तो रिपोर्ट ठीक नहीं है, मतलब तरीका कोई भी हो, रिपोर्ट ठीक नहीं है सर? ये देखो, मैं इसमें इस विषय पे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलूंगा कि खाना कब नहीं कर सकता आदमी को, तरीका कोई भी बदलना हो, किसी भी तरीके से वो खा रहा है, लेकिन वो खा रहा है, पेट तो भरना पड़ेगा। दूसरी बात, साहब ने कहा कि जैसे किसान को ऋण लेना पड़ता है। आज सरकार की स्कीम है, मैं आपके माध्यम से एक और ये बात जोड़ना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाए। मैं अपनी बचत को अलग स्रोतों में लगाऊं और किसान क्रेडिट का लाभ उठाऊं। किसान क्रेडिट अगर मैं समय पे उसको जमा कराता हूं तो 4% उसका ब्याज है, और मैं उसी आमदनी को, अपनी आमदनी को कहीं दूसरी जगह लगाता हूं, वहां से मैं 15%, 20% आमदनी वहां से ले रहा हूं। जैसे मैंने कृषि यंत्र खरीदा, अगर मैंने वो अपना पैसा कृषि यंत्र पर लगा दिया 2 लाख रुपए, तो मैंने 2 लाख रुपए लगाया और 2 लाख को मैं
किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के मैं कृषि यंत्र खरीदता हूं तो 4% मेरा समय पर देखता हूं। और से कृषि यंत्र नहीं खरीदा, घर की मरम्मत में लगा दिया, शादी में लगा दिया, किसी और चीज में लगा दिया, फिर पैसा तो आ गया आपके सर पे, आ गया, कर्ज हो गया, फिर आप बोलेंगे माफ सर करो उससे। किसान क्रेडिट से अगर पैसा लेकर हम दूसरी जगह खर्च करेंगे वो हमारा अलग महत्व है, मैंने सोचना पड़ेगा। हर किसान इसी लेवल पे थोड़ी सोच रहा है सर, तो पैसा हाथ में आने पे तो दूसरी आवश्यकता भी दिखाई देती है ना। रिपोर्ट यही तो कह रही है वो जो 51 से 47 मैंने आपको समझाया। सर ऐसा नहीं है कि भाई पैसा हाथ में आ गया तो जो मर्जी, ये अगर ये तो फिर वही हो गया कि भाई बगैर सोचे समझे मैं काम कर रहा हूं। पैसा हाथ में आ गया तो मैं उस पैसे को मैं दूसरी कोई चीज ऐसी खरीदूं जिसमें मेरी बचत होगी, मैं कोई रोजगार ऐसा करूं, कोई धंधा ऐसा करूं, कोई अच्छा घर की छत टपक रही होगी पहले उसे ठीक नहीं, कराएंगे घर की छत किसान यंत्र ले आएंगे? ईमानदारी से बताइए कुलदीप जी। सर छत टपक रही हो तो पहले छत मरम्मत की जाएगी। पैसा लग गया वहां, वो तो मैंने जब मैं कमा रहा हूं तो मैं वहां भी लगाऊंगा और मैं अपने आमदनी के रास्ते भी निकालूंगा, तो मैंने छत भी रिपेयर करनी है। ये तो है नहीं कि मैं छत रिपेयर ना करूं या मैं छत रिपेयर करता हूं यंत्र ना खरीदूं। यंत्र भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है और मेरा स्वास्थ्य भी उतना जरूरी है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरे पास यंत्र होगा तो मैं खेत में काम कर पाऊंगा, यंत्र होगा तो काम कर पाऊंगा। छत टपकती होगी तो भी मेरे लिए परेशानी है। तो मेरे को हर चीज देख कर है। किसान ऐसा नहीं है, आज पहले वाली बात नहीं है कि भाई बिल्कुल किसान अंधाधुंध काम कर रहा है। आज किसान समझदारी से काम ले रहा है और इसी वजह से किसान की आमदनी भी बढ़ी है। मैं आपके सामने एक उदाहरण बैठा हूं, किसान हूं, खुद खेती करता हूं, तो मैं कैसे कह दूंगा कि भी किसान की आमदनी बढ़ी? मैंने बढ़ाई। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम है ना कुलदीप जी? नहीं सर ये तो बताइए, वो रोड पे कौन बैठ जाते हैं जो गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठ जाते हैं? डॉक्टर साहब बताएंगे, इन्होंने सर्वे किया है। मेरे पास तो कोई सर्वेयर नहीं आया, लेकिन मैं आपके सामने एक उदाहरण के तौर पर मैं बैठा हूं। आप कहीं भी जाकर के मेरे गांव में सर, मैं आपकी सारी बातों का स्वागत है, मैं आपकी सारी बातें मान भी रहा हूं, लेकिन कई बातें कुछ निबंध लिखने जैसी लगती हैं और व्यवहारिकता के जब हम उसे नापते हैं, तोलते हैं, तो वो थोड़ी सी बौनी दिखाई देती है। इसलिए वो जो सवाल मन में आते हैं, मैं उसका जवाब भी ढूंढता हूं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, व्यवहारिकता के तौर पे जब हाथ में पैसा आ जाता है तो उसके लिए हम दूसरी चीजें भी देखने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। हाँ होता है, होता है। ऐसा भी होता है कि भाई पैसा हाथ में आया तो मैंने कुछ अलग से मैंने अपने खर्चे बढ़ा लिए, लेकिन तो सारे काम करने पड़ेंगे जी, लेकिन समझदारी से। ठीक है, हाँ। तो समझदारी को होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुधीर का रुख करते हैं। सर आपको क्या लगता है, जितनी भी इनकम बढ़ रही है, ये बढ़ने का संकेत जाहिर सी बात है कि ये योजनाएं जो चल रही हैं प्रभावित कर रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का जिक्र भी कुलदीप जी ने किया, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है वित्तीय समावेशन के इस पूरे प्रोसेस में? किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है कि जैसा कि रिपोर्ट में भी अभी आशुतोष जी ने भी बताया कि 44% लोगों के पास फैमिलीज के साथ पास हो गया है वो, और इसमें से जो 44% है, इसमें से 77% ऐसे लोग हैं जिनके पास 0.4 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है या फिर वो लोन लिया हुआ उन्होंने किसी तरह का। किसान क्रेडिट कार्ड से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा तो यह होता है कि वो साहूकारों के चंगुल से किसान बच जाता है। उसे जब बीज की ज़रूरत होती है तो क्रेडिट कार्ड से जाके अपना पैसा लेकर, और वो जब उसको ज़रूरत होती है उसी टाइम वो साहूकार भी परेशान करते हैं और फिर वो नई नई शर्तें रखते हैं, तो उन शर्तों से भी बच जाता है और मिडिल मैन से बच जाता है। सबसे बड़ा फायदा किसान क्रेडिट कार्ड का यह हुआ है जी। लेकिन उसका एक्चुअल इस्तेमाल सही तौर पे होता है कई बार, या मिसयूज भी हो जाता है, फिर वो कर्ज बढ़ जाता है, ऋण हो जाता है, क्या ऐसा भी होता है सर? इसके बारे में जैसा चर्चा चल रहा था अभी कि वो खाने पे खर्च करेगा, कैसा करेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। खाने पे तो वो खर्चा सेम है। ये जो आशुतोष जी ने बताया, ये एक्स्ट्रा पैसा है। जो एक्स्ट्रा पैसा है, यानी उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। मतलब वो जैसे 6,000 से जो 11,000 हुआ है, वो खाने पे उतना ही करेगा, लेकिन उसके अलावा जो पैसा आया है वो दूसरी चीजों में इस्तेमाल करेगा। तो सर इस किसान क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का जो आंकड़ा वो बता रहा है कि वो समझ गया है इसकी उपयोगिता और वो उतनी ही आसानी से उनको मिल भी पा रहा है उसका फायदा? बिल्कुल, बहुत आसानी से मिल रहा है, यह रिपोर्ट ऐसा बता रहा है। और आगे भी इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी जिस तरह से हो रहा है, तो आगे भी यह बढ़ता ही जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या, और सरकार भी इस ओर काफी ध्यान दे रही है। ठीक है पीयूष जी, मासिक आमदनी में 57.6% की वृद्धि, ये वाकई बहुत अच्छा सुनने में दिखाई देता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसके ग्राउंड पे जाके अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इस रफ्तार को आप सुस्त मानते हैं थोड़ा सा। अगर सर पुश बढ़ाना हो, रफ्तार बढ़ानी हो, तो फिर कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में आती हैं जो कैलकुलेटिव तरीके से करने की जरूरत है? देखिए घनश्याम जी, निश्चित रूप से हम खुश तो हो सकते हैं,
लेकिन ये इतनी बढ़ोतरी नहीं है। अच्छा। और खासकर जो आजकल के जो हालात हैं, जहाँ पे जो है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, चरम पे है महंगाई, और गांव में तो ज़्यादा ही महंगाई है। ये हमने ये अभी देखा पिछले डेढ़ साल से, और तो कोविड के बाद से लगातार स्थितियाँ बिगड़ी हैं। और इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे शहर के मुकाबले गांव में जो आंकड़े आए थे वो ज़्यादा रहा है। तो निश्चित रूप से महंगाई बहुत है, लोगों ने अपनी थाली से कई आइटम गायब कर हटा दिए हैं। ये एक ट्रेजेडी है वहाँ की, और ये एक सोचने वाली बात है, और ये सच्चाई भी है, ये कड़वी सच्चाई है कि लोगों की थाली से बहुत सी चीज़ें अलग हो गई हैं। लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया खाने की चीज़ों में। जिस तरह से जो हम कह रहे थे कि जो फूड आइटम्स पे कमी आई है, ये एक इशारा ये भी है, उस पर खर्चा उन्होंने काट दिया है अपना, दूसरी ज़रूरतों की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा उनका, भले ही आमदनी बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। आप देखिए, तो उस हिसाब से आपके उनके खर्चे बहुत है, महंगाई बहुत है, और जो उनको और भी चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे बीमारी के लिए चाहिए, दवाई के लिए चाहिए, शादी ब्याह के लिए चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें, इसके चलते मुझे लगता है कि ये बढ़ोतरी उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। अगर हम शहर की तुलना करें गांव की तुलना शहर से करें, तो शहर में जिस तरह से आमदनी के स्रोत बढ़ रहे हैं और आमदनी लोगों की बढ़ रही है, उस हिसाब से गाँव में अभी थोड़ा सा बहुत स्लो है बढ़ना। और उसके लिए देखिए, मुझे लगता है कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि जब तक, क्योंकि ज़्यादातर तो गांव में किसान ही लोग रहते हैं, वहाँ पे किसानी करने वाले, तो निश्चित रूप से जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है। दूसरा जो देखिए, ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है लगातार, उसकी मार जो किसान को बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। उसकी जो फसल में जो बर्बादी हो रही है, नुकसान हो रहा है, या उतनी कमाई नहीं हो पा रही है, कभी सूखा पड़ता है, कभी जो पानी बरस जाता है, अच्छी खासी फसल खड़ी होती है, और ओलावृष्टि हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से वो परेशान हैं, और उसकी कमाई में अगर इसका मैकेनिज़्म और इसकी प्लानिंग बनाई जाए, और इससे रिलीफ किसानों को, बहुत सी योजना है, जैसे कि आपकी क्या नाम फसल की बीमा योजना है, लेकिन फसल की बीमा योजना में भी बहुत सा घपला है। बहुत से उदाहरण आए हैं, चाहे मथुरा का बहुत बड़ा उदाहरण हमने देखा था, आया था केस घोटाले का। आपका क्या नाम जो है छत्तीसगढ़ में, आपका क्या नाम इधर के राजस्थान में, बहुत जगह इस तरह के आए थे कि बीमा के नाम पे बहुत घपले हुए हैं इस पे। इसी तरह जो है कि किसानों को जो सम्मान योजना, इसीलिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना बढ़ी थी, क्योंकि किसानों की आमदनी उतनी हो नहीं पा रही थी कि वो एक सम्मानजनक अपना जीवन बिता सकें। इसीलिए 6000 जो है सालाना का जो है प्रधानमंत्री की जो है किसान निधि योजना को लाया गया था, लेकिन उसमें भी तमाम घपले चल रहे हैं। तो ये सब जो लूप होल्स हैं, ये इनको जो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, ताकि जो सरकार जो सहायता दे रही है वो उन तक पहुंच सके। लेकिन घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे अपने प्रयासों से। भाई सरकार जो सहायता दे रही है वो तो अलग बात है, लेकिन आपके कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए निश्चित रूप से अगर कृषि आपका धंधा है तो उसके लिए जो है कि उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे इनपुट्स की कॉस्ट कम हो, सरकार को सब्सिडी देने पे और विचार करना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो आपका जो जैसे लेबर जो मनरेगा का जो है, मनरेगा पे और पैसा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में इस तरह का एम्प्लॉयमेंट पैदा हो नहीं पा रहा है। तो कम से कम इसके बहाने, मनरेगा के बहाने सरकार आइडेंटिफाई करे, उसमें ज़्यादा बजट लगातार कम हो रहा मनरेगा में, जबकि उस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। और लोगों को कम से कम वहाँ गाँव में उस तरह से जो है एक कुछ न कुछ जो है उनकी आमदनी का एक जरिया बनेगा, उसमें ये है। तो मुझे लगता है ये कई चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन बेसिकली जो है खेती को एक मुनाफे का व्यवसाय बनाना पड़ेगा, और उसकी मार्केटिंग की अभी मुझे लगता है उसमें बहुत खामियां हैं, स्टोरेज की बहुत खामियां हैं। किसानों को वाजिब दाम कैसे मिले, इसको इंश्योर करने के लिए, इसीलिए हमने देखा था किसान लगातार मांग करते रहे हैं कि देखिए जैविक तो छोड़ दीजिए, हर किसान जैविक खेती नहीं कर सकता। जैविक खेती के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि उसकी मार्केट है, उसमें कंज्यूमर भी जो है बस जैविक के नाम पे पैसा फेंकता है, देता है, उसको चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो किसानी करता है, ट्रेडिशनल परंपरागत खेती है, वहाँ बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, और वहाँ पे स्टोरेज की बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाजार में दाम कैसा, एक समर्थन मूल्य जो नहीं मिल पा रहा उसको, वहाँ पे वह व्यापारी के भरोसे है कि उसने जो तय कर दिया
उसको अपनी फसल को वहां पे बेचना ही, जब ले गया मंडी में तो बेचेगा। तो ये तमाम फैक्टर्स को थोड़ा सा और टाइट करने की जरूरत है। सरकार को इस पे थोड़ा विजिलेंस करके मैकेनिज्म कैसे हो। देखिए एग्रीकल्चर हमारा सबसे बड़ा जो है व्यवसाय है इस देश का। एक भारत कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है। आज भी 60% जो आबादी हमारी है वो गाँव में है। तो हमें इस पे ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखिए हमारा पूरा विकास जो है शहर की तरफ रहा है, गांव उन्मुख जो है विकास हमारा नहीं रहा है। तो वहां पे हमें सरकार को एक बार फिर से रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। और इसको लेकिन सरकार की सोच बता रही है सर, ये बदलते हुए भारत की बदलती तस्वीर है और ये बदलाव रफ्ता रफ्ता दिखाई भी देने लगे। इन बदलावों पे चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा को ब्रेक के उस पार आगे यहीं से बढ़ाएंगे। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में बात सच की, और आज नाबार्ड की उस रिपोर्ट को समझने की और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बताती है कि हालात सुधर रहे हैं गांव में रहने वाले परिवारों के। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं। डॉक्टर आशुतोष, अभी ब्रेक से पहले एक सामने बात निकल करके आई कि जो किसानी है वो इतना मुनाफे का सौदा नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्ट कहती है सर कि जो कृषि परिवार हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बनिस्बत गैर कृषि परिवारों के। तो सर किसानी फिर फायदे का सौदा दिखाई देती है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग नई नई तकनीकी का उपयोग करके उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं जी, और सरकार की तरफ से, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या बैंकों की तरफ से, कई सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि उत्पाद का उचित मूल्य उनको मिले। इसी कारण आपने देखा होगा कि सरकार लगातार एमएसपी को स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से बढ़ा रही है। इस बार भी अभी हाल में जो उन्होंने बढ़ाया है 5-6 फसलों का, तो उससे उसका उद्देश्य यही है कि किसानों की आय बढ़े और किसान उस आय का उपयोग सिर्फ ना कृषि के लिए करें बल्कि गैर कृषि एमएसएमई वगैरह में भी अपने को लगाएं और अपना आय का स्रोत बढ़ाएं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि यह रिपोर्ट बताता है कि जितना भी ऋण किसान ले रहा है उसमें से लगभग 3/4 ऋण वह संस्थागत संस्थाओं के द्वारा, बैंकों के द्वारा ले रहा है और साहूकारों का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी प्रथा है। और आंकड़ा तो बढ़ रहा है, 2016-17 में 47% और 2021-22 में 52% जी ऋण बढ़ा है सर। आंकड़ा तो आपकी रिपोर्ट ही बता रही है। यस, ऋण तो बढ़ा है। और ऋण, इसका मतलब यह है कि अधिक से अधिक किसान जो हैं ऋण का उपयोग करके अपने जीविका को और अधिक प्रचारित और अधिक बढ़ाने। कहां कहती है पर सर, ये कहती है रिपोर्ट ये ऋण इसलिए लिया है क्योंकि अपने जीवन को और अच्छा बना रहे हैं, ऐसा जिक्र किया गया सर? मैं जानने के लिए हाँ, ये ऋण, ये जितनी भी ऋण है ये सामान्यतया संस्थागत ऋण ऐसे हैं। सर जब ऋण लिया जाए और ये डेटा दिया जाए, क्या ये बताना चाहिए हमको कि ये ऋण इस अमुक चीज के लिए लिया गया? क्योंकि ऋण को लेकर सर आप भी जानते हो कि पहला इंपैक्ट नेगेटिव ही आता है। ऋण कौन ले रहा है सर? जो वंचित है, जिसके पास नहीं है, जिसको चाहिए, और तो वो जो चाहत का जो वैक्यूम है सर उसको पूरा करने के लिए लेता है ऋण आदमी। तो क्या हमें ये बताना चाहिए रिपोर्ट में कि ऋण असल में किस चीज के लिए लिया गया है और क्या ये बताया गया? ये प्लीज क्लैरिफाई करिए सर। ऋण के बारे में ये है कि ऋण जो इसमें पूरा है वो 2 प्रकार के ऋण सामान्यतः होते हैं। एक तो फसली ऋण और एक निवेश ऋण। तो फसली ऋण वो होता है जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मेजॉरिटी में वो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वह अपने खाद, बीज, पानी वगैरह के लिए खर्च करता है। और एक है कि वह ट्रैक्टर लेगा, ड्रोन कर लिए अपने आप को उपयोग करेगा अपने पैसों को। तो निवेश ऋण, और इसमें हमारा सर्वे भी कहता है और हम लोग का ऐसा मानना है, नाबार्ड का या विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का, कि पैसा जितना अधिक वह निवेश में खर्च करेंगे तो उनका उत्पादन बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा। और धीरे धीरे जो है साहूकारों का शेयर घट रहा है। और इसके अलावा रिपोर्ट यह भी कहता है कि हमें या नाबार्ड को या पूरे भारत में तरह तरह की ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जैसे कि नाबार्ड ने
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके माध्यम से आधारभूत संरचना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। उससे क्या होता है कि किसानों का जो फसल है, सब उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए नए रोड का निर्माण हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में या नए पुल का निर्माण हुआ, तो किसान अपना उत्पाद अपने नियरेस्ट मंडी में ले जाकर के अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उसके व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी आती है या उसके और भी तरह तरह के उसमें उसका अगर सही तरह से उत्पाद बिक्री हो तो उसका क्रॉपिंग पैटर्न बदलता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बदलती है। तो ये सभी जो है सभी का योगदान रहता है किसानों के आय में बढ़ोतरी में। तो ऋण एक बात ये कहना चाहूंगा कि ऋण बिल्कुल ये कहना कि ऋण लेना उतनी अच्छी प्रथा नहीं है, इस बारे में मेरा ये कहना है कि ऋण लेकर के आदमी ऐसी जगह निवेश करता है जहां से उसको जिस खर्च पे या जिस ब्याज पे ऋण मिला है उससे ज्यादा उसको कमाई हो रही है। तो अल्टीमेटली ऋण के माध्यम से उसका आय बढ़ता है। ये पूरे अर्थशास्त्र के लिटरेचर में आप देखेंगे कि ऋण जो है एक तरह से डेवलपमेंट का या विकास का एक जरिया है, बशर्ते कि ऋण का सही उपयोग किया जाए। सर फिर मुझे लगता है कि सर जो कर्ज का आंकड़ा है पूरे देश का, फिर उसे हमें फिर दोबारा से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो तो कुछ और इशारा करता है। ऋण लेना अगर आप कह रहे हैं अच्छी प्रवृत्ति है, तो फिर डॉक्टर सुधीर इसमें ऐड ऑन करिए, क्या जो ऋण लिया जा रहा है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग हो सकती है? क्या इस तरह का कोई सत्यापन हो सकता है कि जिस चीज के लिए ऋण लिया वैसा ही हो रहा है? क्योंकि कर्ज का बोझ सर बहुत खतरनाक होता है। नहीं जी, आशुतोष जी का कहना कुछ इस तरह से है कि ऋण लेकर अगर वो निवेश कर रहा है, अगर निवेश ना सर, अगर, जी जी हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता ना, पर हम बाद में सरकार भी ऐसा सर्वे भी करती है कि वो सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जैसे कि अभी कुछ साथी पोर्टल बनाया गया है, सीड ऑथेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो उसमें ऐप के माध्यम से बीज के हर स्टेज का लेवल का चेक करेंगे। तो इस तरह का सरकार फील्ड में लेवल पे FLD OFT लगाती है, तो उसका भी ऐप द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सरकार उसका काफी नियंत्रण कर रही है और उसकी जांच भी करती रहती है समय समय पर कि सही जगह उस पैसे को लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर से उस फार्मर को फिर डिबार कर दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, जो ये पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, सर्वे तैयार होता है, इसका पैटर्न क्या होता है सर? कैसे सैंपल्स लेते हैं, कैसे बातचीत की जाती है, ये पता कैसे चलता है? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। इस बारे में घनश्याम जी ये बताना चाहूंगा कि यह सर्वे जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होता है। उसमें अच्छा। जैसे कि पूरे देश में सबसे पहले हम एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाया, उसमें हमने पूरे देश में जितने भी गांव हैं LG डायरेक्टरी का उपयोग करके गांव के लिस्ट को तैयार किया। और पहला स्टेज जो था कि उसमें से 10,000 गाँव को चूज किया गया और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन था। और इसको बनाने में हमने सैम्पलिंग डिज़ाइन का जो हमारे पास कंसल्टेंट है उनको लगाया और फिर हर एक गाँव से 10-10 लोगों को, जो कि अलग अलग जिनका प्रोफाइल है, उनको चूज किया गया, ताकि सैंपल ऐसा हो, पूरा 1 लाख घर ऐसा हो जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। मतलब प्रतिदर्श का मतलब यही होता है कि वह पूरे जो पूरा जो पॉपुलेशन, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकली बोलते हैं कि सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने ये पूरी तरह इंश्योर किया है कि हमारा सैंपल जो है बिल्कुल ही साइंटिफिक हो। और इसके लिए हमने फिर उस 10 घर को हमने एक गांव में अलग अलग तरह के परिवार जो थे उनको लिया है। और फिर एक डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग थे जो उनसे बात करते हैं, मिलते हैं, 2-2 घंटे उनके साथ बिताते हैं और फिर उस परिवार की पूरी दशा और दिशा को जानने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी था। उस क्वेश्चनर पे वो उनके सभी के रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में फिर उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो कि एक्सपर्ट लोगों का इसमें काफी राय भी लिया गया है। ये पूरा जो सर्वेक्षण है इसमें भारत सरकार के लोग, RBI के लोग, नाबार्ड के लोग और भी बाहर के एकेडमिशियन, सभी लोगों की एक कमेटी थी, जिस कमेटी के अंदर इस पूरे सर्वेक्षण को लगातार इसको मॉनिटर किया गया है। और इस प्रकार हम पाते हैं सर्वे पूरे देश के लिए लागू हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के गांवों की स्थिति है कि 57.6% मासिक औसत आमदनी बढ़ी है, तो क्या ये उत्तराखंड के गांवों के लिए भी होगा? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत विषम है कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश के। तो ये मैकेनिज्म कैसे फिट करते हैं सर आप? इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये जो सर्वेक्षण है, ये जो 57.6% है, ये पूरे भारत का जब हम सैंपल ले रहे हैं
तब है। और इसी रिपोर्ट के अंदर हर एक राज्य में क्या वृद्धि हुई है वह भी प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही अलग-अलग है ना सर? जी बिल्कुल। हाँ। इसीलिए सभी जगह 57% राज्यों का अगर देखा जाए तो कहीं पे थोड़ा ज्यादा होगा, कहीं पे थोड़ा कम होगा, वो रिपोर्ट में दर्शाया गया है खास करके। अच्छा। और उसी हिसाब से सैंपलिंग के बारे में भी हमारा अनुबंध 2 में बिल्कुल ही विस्तृत रूप से एक मेथोडोलॉजी जो है स्ट्रॉन्ग स्टेट वाइज भी रिपोर्ट आती है सर कि किसने ज्यादा आमदनी की? जी, स्टेट वाइज भी इसी रिपोर्ट में हर एक राज्य का भी दिया हुआ है कि कितनी आमदनी बढ़ी है और कितनी तो अभी वो डेटा है क्या सर हमारे पास, जो टॉप 3 स्टेट हम जान पाए कौन है जिनकी आमदनी बढ़ी है अभी, अगर हो तो? कोई टॉप 3 स्टेट आप रिपोर्ट को देखेंगे तो इसके हिसाब से ठीक है, आप एक बार देख लीजिए रिपोर्ट में। पीयूष जी का रुख कर लेता हूं इस बीच, आप रिपोर्ट देख लीजिए। तो पीयूष जी, ये एक जो आंकड़ा हमारे सामने आए वाकई उत्साहित करने वाला है, लेकिन सरकार का विजन इसके पीछे का एक बड़ा आधार है। आपको क्या लगता है सर, सरकार की सोच किसी भी योजना के, किसी भी सर्वे के सफल होने के पीछे कितना बड़ा रोल प्ले करती है? देखिए घनश्याम जी, एक चीज मैं थोड़ा सा पहले ये ऐड करना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा डॉक्टर आशुतोष से कि ये सर्वे किया गया है, इसका प्रोफाइलिंग किस तरह की जो लोगों की है, क्या वो टोटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो लोग हैं उन्हीं की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, या जो लेबर जनरेटेड जो है, मान लीजिए जो गांव का व्यक्ति शहर में गया अपना लेबर के उसमें, और वो वहाँ से कमा के भेज रहा है अपने परिवार के लिए, तो क्या उसको भी इसमें जोड़ा गया है, या कितने प्रतिशत वो लोग हैं जिनके हिसाब से तय किया गया है? ये बात स्पष्टीकरण अगर वो डॉक्टर अलग सर रिपोर्ट में अलग अलग है सर, कृषि परिवार और गैर कृषि परिवार वो अलग अलग है, ये रिपोर्ट बता रही है। और ये भी बता रही है जो गैर कृषि परिवार की आय है उसका अलग से कैलकुलेशन की गई है और कृषि परिवार की अलग से कैलकुलेशन की गई। डॉक्टर आशुतोष अगर वो स्टेट मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो यानी कि मतलब दोनों को मिला के ही देखा गया है? जी, दोनों को मिला के देखा गया है। लेकिन ये है कि ये पूरा सर्वे जो है ये ऐसे ग्रामीण क्षेत्र और सेमी अर्बन जिसको बोलते हैं जहां 50,000 से कम की आबादी रही है वो हमारा सैंपल है। लेकिन परिवार कृषि परिवार भी है, गैर कृषि परिवार भी है, दोनों है। और जहां तक एंकर साहब ने पूछा कि कौन से राज्य, तो सबसे अधिक जो कृषि का आय है वह पंजाब में पाया गया है, करीब 21,842 रुपये, और हरियाणा उसके बाद दूसरे नंबर पे है 21,752 रुपये। और इसी प्रकार इनकी बढ़ोतरी भी अलग अलग है, वो पूरे रिपोर्ट में देखेंगे तो समझ में आएगा। इस प्रकार 2-3 राज्य जो पंजाब हरियाणा, तो पहले ऐसी लिस्टिंग की जाती है फिर औसतन किया जाता है। मैं उस मैकेनिज्म को समझने के लिए सर पूछा, कोई गूगली नहीं फेंक रहा था मैं आपके लिए, ये मत सोचिएगा, मैं वैसे उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुलदीप जी, ये बदलाव एक किसान कैसे देखता है? अब आपके पास फोन आते हैं, योजना पता चलती है, मैसेजेस आते हैं, और कई जो योजनाएं नई आ रही होती है उसकी जानकारी मिलती है। आपका तो लंबा चौड़ा अनुभव है, आपने सारी चीजों को आंखों से गुजरते हुए देखा है। ये बदलाव कैसा महसूस करते हैं कुलदीप जी? आप जल्दी से बताइए, मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूँ। बदलाव जैसे ये भी आपने बताया कि भाई सूचनाएं हम एक दूसरे संस्थानों से जुड़ें जी, वहां से सूचनाएं प्राप्त करें, उन सूचनाओं का हम लाभ लें। जैसे हम कई बार बीच में कई चीजें जोड़ लेते हैं जो हम कृषि यंत्र हैं उसका लाभ हम, मेरे पास कृषि यंत्र नहीं है और मैं किसी दूसरे से करा रहा हूं और वो उस पर तो खर्चा हो गया। और मेरे पास वो यंत्र है, मैंने जो क्रेडिट कार्ड से पैसा लगा करके मैंने कृषि यंत्र लिया है, मैं उससे को अपने खर्चे को वहां घटा रहा हूं। और जो आपकी संस्थाएं हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वहां से जब मेरे को जानकारी मिलती है, गांव में प्रचार प्रसार भी हम करते हैं कि भी ऐसे ऐसे लाभ है। और आप सरकार का जो दबाव है, या कहें कि भाई अब सरकार की कोशिश है, प्रयास है कि भाई किसानों की आय बढ़ाई जाए, तो पूसा संस्थान से, कृषि विज्ञान केंद्रों से, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो पूसा से, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। जुड़ने के बाद में जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो आमदनी बढ़ रही है। तो सब कुछ बदला सा नजर आ रहा है और ये बदलाव सुखद संकेत की तरफ इशारा करता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। सच के साथ को आज यहीं समेटना है, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक ख्याल रखना है अपना। लेकिन हाँ, इस बीच थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का लिंक आपके फोन में भी आ जाएगा, तो फिर यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को दोबारा से देखना है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मुझे अपने कमेंट्स से वाकिफ कराइएगा और देखते रहिए डीडी किसान। हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। नमस्कार।